बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर रख इसमें आतिफ वकास और ये लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का, जिसमें आज हम बात करेंगे एनर्जी के मुतालिक। लास्ट टाइम हमने वर्क को डिटेल से डिस्कस किया था और आज हम एनर्जी की बात करेंगे, फिर वर्क और एनर्जी को आपस में रिलेट भी करेंगे। सो एनर्जी की अगर डिफिनीशन दी की जाए, दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर वर्क करने की अगर एबिलिटी मौजूद है तो हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर एनर्जी है। या हम ये कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज itself और द सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद को या अपने सराउंडिंग को चेंज कर सकता है तो हम कहते हैं कि उसके पास एनर्जी है। एग्ज़ाम्पल इसकी ये हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई व्हीकल कंसीडर कर लें जो कि मूव कर रहा है। अब वो हर उस ऑब्जेक्ट के को एनर्जी दे सकता है जो उसके साथ इंटरेक्शन में आता है। किसी चीज़ के साथ वो व्हीकल को लाइट करे, एनर्जी उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। इट मीन्स इट इज़ हैविंग सम एनर्जी बिकॉज इट कैन चेंज दैट ऑब्जेक्ट। नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्कर, अगर मैं इसको उठाऊँ और उसको यहाँ से रिलीज़ करूँ, देन इट इज़ हैविंग एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन, टू चेंज इटसेल्फ, टू चेंज द सराउंडिंग। वट एवर कम्स इन टू इंटरेक्शन विद दिस ऑब्जेक्ट, इट कैन गिव इट एनर्जी। सो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ और द सराउंडिंग इज़ कॉल्ड एनर्जी। नाउ एनर्जी के मुतालिक ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना मुकम्मल तौर पे इसको ख़त्म कर सकते हैं। सो it can't be created or destroyed। इसको ना पैदा किया जा सकता है और ना मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सकता है। It can be changed from one form to another। ये हो सकता है कि आपके पास किसी एक फॉर्म में एनर्जी मौजूद है और आप उसको किसी मशीन के ज़रिए या किसी प्रोसेस के ज़रिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लाइट की मिसाल ले सकते हैं। लाइट जब आप ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्जन हो रही होती है। फिर आप इलेक्ट्रिकल हीटर को देखें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी बन रही है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर को देखें, वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। हीट इंजन को देखें कि जो थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी आपको देता है। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स आप रूटीन में देखते भी हैं, यूज़ भी करते हैं, जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बुनियादी तौर पे एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो एनर्जी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। एंड दूसरा ये है कि इसका SI यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में जो इसका यूनिट है दैट इज़ जॉल एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल J। एंड एनर्जी जो है, यहाँ पर हम चूँकि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा कंसर्न मैकेनिकल एनर्जी के साथ होगा। बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जहाँ पर सामने आएंगी वहीं पे उसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे मैकेनिकल एनर्जी जो है, द एनर्जी दैट इज़ एसोसिएटेड विद द motion or position of an object, so that is called mechanical energy। और फिर इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर काइनेटिक एनर्जी को देखें तो काइनेटिक एनर्जी जैसे कि नाम से जाहिर है, इट इज़ द एनर्जी दैट इज़ रिलेटेड टू द मोशन, टू द काइनेटिक्स। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपली हम KE सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और
उस मोशन की वजह से उसके साथ एक एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v जो है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जैसा कि हमने बात की कि एक स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी विद इटसेल्फ, दैट इज व्हाई इट गिव्स अस अ स्केलर रिजल्ट। सो यू कैन रीराइट इट दिस वे, v डॉट v, ये वेलोसिटी का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट है। याद रहे कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर मास है और वेलोसिटी का स्क्वायर है। एक तो ये आपको पता हो कि किसी भी वेक्टर का जब भी स्क्वायर आता है वो अपने साथ डॉट प्रोडक्ट में होता है, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। तो ये दोनों स्केलर्स हैं और हमेशा उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। अगर आप स्पीड का स्क्वायर लें तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। और एक बात ये भी याद रखें कि अगर तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मोशन में हो, अगर तो उसकी कोई नॉन जीरो स्पीड है, इट मस्ट बी हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्पीड टू हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। सो लाजमी तौर पर उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी को हम थोड़ा सा मोमेंटम के साथ भी रिलेट करेंगे, क्योंकि उस पर भी माजी में भी कई क्वेश्चन मुख्तलिफ टेस्टों में इसके ऊपर आए हैं और आपने भी देखे होंगे। तो मैं थोड़ा सा अगर इसका एक मोमेंटम के साथ भी रिलेशनशिप देख लूँ, बिकॉज मोमेंटम में P इज इक्वल टू एम वी होता है, P इज इक्वल टू एम वी, और अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये हो जाता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और अगर दोनों साइड पर 2m से डिवाइड करें तो 2m बाई 2m। नाउ फ्रॉम हेयर m cancels with this m and you get 1 by 2m v square, the same thing there, and here on left hand side you have momentum square divided by 2m. Now you can see that kinetic energy can also be written as p square by 2m. सो मोमेंटम के साथ इसका ये रिलेशन बन जाता है। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप मास को देखें और इन दोनों फार्मूलों को देखें तो इसमें हैरानी की बात ये है कि इस फार्मूला में काइनेटिक एनर्जी जो है रिलेटेड है इन्वर्सली मास के साथ, जबकि इस फार्मूला के अंदर काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपने यहाँ पर बड़ा एहतियात करना है। आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, इसके लिए इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। अगर तो मोमेंटम के मुतालिक कहा गया हो, कि वो कांस्टेंट है, तो फिर आपने हमेशा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, टू ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को कांस्टेंट्स को हटाकर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, इनवर्स रिलेशन आएगा। यहाँ पे अगर देखें, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्पीड्स सेम है, क्या है, स्पीड सेम है, तो फिर आप उनके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उनमें से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? जिसका मास ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनके मोमेंटा सेम है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसका मास कम है। और बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर दो बुलेट्स हों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 bullets, रबर एंड लेड। एक रबर से बना है और एक लेड से बना है, हैव सेम मोमेंटा, दोनों का मोमेंटा सेम है। नाउ विच वन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी? तो यहाँ पर चूँकि मोमेंटम सेम बताया गया है, इसलिए लेड और रबर की केस में रबर चूँकि लाइटर होगा, उसका मास कम होगा, इसलिए रबर की बुलेट ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाली होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रबर बुलेट इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेड बुलेट। द रीज़न इज़ P इज़ कांस्टेंट। सो अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो मास के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन होगा, और अदरवाइज़ तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीन है। अगर स्पीड एक जैसे हो तो फिर आपने ये देखना है कि जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा, इसमें वो परसेंट वाला बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, बार बार टेस्टों में आया हुआ है कि जी इस रिलेशन की बेस पे कि जी अगर मोमेंटम के अंदर परसेंट चेंज 20% है तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंट चेंज क्या होगा? तो ये ऑलरेडी मैं शेयर भी कर चुका हूँ आपके साथ अपने चैनल पे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं वही शॉर्टकट इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करता हूँ। काइनेटिक के अंदर परसेंट चेंज फाइंड करनी है तो मोमेंटम के परसेंटेज चेंज को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस चूँकि इंक्रीज़ आई थी इसलिए मैंने प्लस लिखा, डिक्रीज़ आई होती मोमेंटम में तो माइनस लिखता। तो प्लस के बाद क्या करना है, जो भी परसेंट चेंज मोमेंटम की दी गई है उसका स्क्वायर लो और उसे 100 पे डिवाइड करो और इस सब कुछ को इसमें ऐड कर दो। यहाँ पे देखते जाएँ, 2 मल्टीप्लाइड विथ 20% प्लस 20% मल्टीप्लाइड विथ 20% डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर 20
ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये 40% प्लस 4% एंड यू गेट 44%। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये बड़ा फेमस रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, थ्रू आउट फिजिक्स इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसलिए इस पर प्रैक्टिस कर ले। और इसको अगर आप मोमेंटम के लिए लिख लें, कभी कभी यूँ होता है कि मोमेंटम अननोन होता है, काइनेटिक एनर्जी की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो तब आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूला को। यानी अगर तो काइनेटिक एनर्जी p² डिवाइडेड बाई 2m है तो p² 2m इधर आ जाएगा, 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एंड t इज स्क्वायर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। सो इस तरह से अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम है तो आप मोमेंटम इस तरह लिख सकते हैं, यानी मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। कभी कभी इस तरह होता है कि कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जीज कहते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, उनके मोमेंट का रेशो बताएं। तो फिर अगर काइनेटिक एनर्जीज सेम है तो फिर आप मासिस को देखेंगे इस फार्मूला को। अगर आप देखें तो एक ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी 2m1k1, मैं सिर्फ k लिख रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए होगी 2m2k2। तो अगर कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जीज सेम है तो इसका मतलब है k1 और k2 आपस में सेम है, तो इन दोनों का अगर आप रेशो लें p1 डिवाइडेड बाई p2 तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट दोनों पे है, मैंने एक बड़ा स्क्वायर रूट बनाया, 2m1k1 डिवाइडेड बाई 2m2k2, k1 और k2 सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसल्स विद 2 एंड यू आर लेफ्ट विद द स्क्वायर रूट ऑफ m1 m2 डिवाइड बाई m2, दैट इज़ द रेशो ऑफ मोमेंटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इस तरह होता है। फिर कभी कभी मोमेंटा सेम होते हैं और काइनेटिक एनर्जीज का रेशो मांगा होता है, तो फिर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये 1 के लिए हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 2 जो है दैट इज़ फॉर ऑब्जेक्ट 2 p2² डिवाइडेड बाई 2m2, ये m1 है, तो फिर आप इनका रेशो, क्योंकि अभी कहा है कि मोमेंटा सेम है, p1 इज इक्वल टू p2, सो अगर आप इनको एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, काइनेटिक ऑफ 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक ऑफ 2 एंड सिंपली p1² डिवाइडेड बाई 2m1 डिवीजन है p2² डिवाइडेड बाई 2m2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लें क्योंकि डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन बनाई, 2m2 डिवाइड बाई p2², मोमेंटा सेम होने की वजह से p1² और p2² कैंसिल हो जाएंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यू आर लेफ्ट विद काइनेटिक एनर्जी 1 रेशो काइनेटिक एनर्जी 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1। तो काइनेटिक एनर्जी 1 ऊपर है, यहाँ पर m2 ऊपर होगा। ये सारा सेट प्रोसीजर आपने बार बार नहीं करना, मैंने इसलिए किया कि ताकि आपको याद रहे कि ये कैसे होता है। आपने सिंपली इतना याद रखना है, मोमेंटा सेम है दोनों ऑब्जेक्ट्स के, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो सिंपली मास इसका रेशो उल्टा करने से आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटा का रेशो इस तरीके से आप बता सकते हैं मास के साथ रिलेट करके। तो कभी यूँ होता है कि आपको वेलोसिटी के मुतालिक कहा जाता है कि जी वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। नाउ इफ़ यू डबल द वेलोसिटी इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी क्वाड्रपल, ये 4 गुना हो जाएगी। अगर आप वेलोसिटी को हाफ करेंगे काइनेटिक एनर्जी 1/4 यानी 1/4 हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी को वर्क के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लूँगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं ये वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख रहा हूँ, फिर आगे कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह और इसको पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट करना वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। ये थ्योरम कहता है कि जी वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आती है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जिस वर्क से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है वो पॉजिटिव वर्क होता है एंड जिस वर्क से काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आती है वो नेगेटिव वर्क है। So it's a final minus initial. So positive work means a kinetic energy final is greater than kinetic energy initial. That is when work is positive. And when work is negative, it means you are getting some negative sign from here. And that is the case when kinetic energy final would be less than काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बिकॉज देन स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो आपको नेगेटिव साइन यहाँ पे मिलेगा। और ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ ये नेगेटिव है, सॉरी,
इन केस ऑफ वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होता है उसमें आपको नज़र आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की कम हुई है। फॉर एग्जांपल आप किसी फुटबॉल को फॉर एग्जांपल किक करते हैं और वो जा रहे किसी सरफेस पे मूव कर रहा है ग्राउंड पे, और चलते चलते वो रुक जाता है बिकॉज फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर वर्क करता है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी लेके आता है, और तभी हम कहते हैं कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन जो है दैट इज़ नेगेटिव। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका हम इस्तेमाल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे, और फिर जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे फिर हम काइनेटिक पोटेंशियल और वर्क के दरमियान का रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पे आएंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। द अल्लाह पामान।